आज पूरी कौम ने अंग्रेज़ों की अदालत के अंदर समाअत को देखा। फैसला किस नौयत का आएगा, फैसले से कबल आपको बता देते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा पहले ही दिन एक्सपोज हो गए। कैदी बाप का बेटा अपने वालिद के गम में दुनिया से चला गया। जजों और वकीलों का समाअत के दौरान ब्लड प्रेशर हाई, रवैये गलत और वकीलों को जजों ने बात तक न करने दी। आज अदालत के अंदर इन कैमरा सेशन में पूरी कौम के सामने क्या हुआ, मजीद इसके बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब। हम बड़े खुश थे, बेहद खुश थे कि पूरी कौम के सामने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जिसका आप टैक्स देते हैं, आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने तारीख रकम की और बराह रास्त कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उसको अवाम के सामने दिखाया। सबसे पहली बात हमने ये देखी कि हम ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई बहस नहीं देख रहे, बल्कि किसी यूरोप और अंग्रेज़ के मुल्क की समाअत जो है अदालत के अंदर से पाकिस्तान के अवाम जिनको उर्दू भी सही से बोलना नहीं आती, उनकी मुख्तलिफ ज़बानें हैं, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पहाड़ी, पटवारी, वो लोग जो थे वो अंग्रेज़ी में समाअत सुन रहे थे। किसी जज ने अमेरिकन एक्सेंट में बात की, किसी ने ब्रिटिश एक्सेंट में बात की, किसी ने आयरिश में बात की और किसी ने देसी एक्सेंट के अंदर बात की। तो पता ये चला कि ये कितने लायक हैं और कितने नालायक हैं। जिस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ की कौमी ज़बान उर्दू है, वहाँ के जजों को हमने अंग्रेज़ी और वो भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलते हुए देखा। हैरत इस बात के ऊपर हुई कि 15 जजेस बैठे थे, 4 वकील थे और एक जो इम्तियाज़ सदीकी थे, उनके ऊपर एक जज नहीं 5-5 जज, आधा दर्जन के करीब जजेस सवालात करते थे और उसके बाद जवाब पूरा नहीं देने देते थे। फिर क्या हुआ कि इम्तियाज़ सदीकी का भी ब्लड प्रेशर हाई, काजी फ़ाइज़ ईसा का तो वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रवैया, अल्फाज और जुमले हमने बतौर चीफ जस्टिस देखे, वो वही थे जो आम ठेले वाले से बात करने के लिए उनके होते हैं। वो वही थे जब वो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से बात कर रहे हों, वो वही रवैया था जैसे दोस्तों से बात कर रहे हों, वो वही रवैया था जिस तरह से बंदा आम जिंदगी के अंदर बात करता है। और उन्होंने चीफ जस्टिस कम नज़र आए, माज़रत के साथ डिक्टेटर ज़्यादा लगे। उनकी जो समाअत हुई उसके अंदर जो सवालात और जवाबात हुए जिसको बराह रास्त दिखाया गया, साबित ये हुआ कि पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम कैसा है। ये जो प्रैक्टिसिंग एंड प्रोसीजर बिल था जिसमें सो मोटो एक्शन, चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उसी के ऊपर अमल होना चाहिए, इस अपने इख्तियारात को ही दूसरों के हवाले कर देना। चूँकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और पूरी दुनिया में ही लोग समझते हैं कि जब कहीं से कुछ ना बन पाए तो अदालतों के पास ये इख्तियार होता है कि वो मुल्क और कौम के मामले में इंसाफ करें, और ख़ासकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अदालतों के पास होता है। ये एक मैकेनिज़्म है, एक तरीक़ाकार है, एक निज़ाम है। लेकिन आज 15 जजेस बैठे, 2 शॉर्ट हैं चूँकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड हो चुके हैं और एक पोजीशन पहले से खाली थी। अब 15 जजेस जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था जिसको पिछली हुकूमत ने पास किया था, जिसके तहत अपील का हक मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, अपील का हक मिलना चाहिए, मगर इसको तो पार्लियामेंट से दोबारा से चीज़ों को अमली जामिया पहना के फिर यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। मगर इन्होंने कहा इसी के ऊपर हम इस्तेफादा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से चंद उन लोगों को, मखसूस लोगों को वो फ़ायदा मिलेगा जो कि उनको मिलना चाहिए। फैसले से कबल फैसला क्या आएगा और क्यों आएगा, ऐसा फैसला, और काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सपोज कैसे हुए ये आपको बताते हैं। फिर वो जो बच्चा दुनिया से चला गया उसके ऊपर आते हैं। नंबर 1, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और बाकी जजेस जो बैठे थे 15, 8 और 7 का फैसला आएगा और फैसला यही आएगा कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चाहते हैं वही चीज़ होगी कि ये बिल जो है उसमें राइट ऑफ अपील होगी, सारी चीज़ें होगी, उसमें नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन और बाकी लोगों को राइट ऑफ अपील मिल जाएगा। यानी कि मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 8-7 से ये फैसला आएगा। और जब ये समाअत हो रही थी तो उसमें हमने वाज़ेह तौर के ऊपर देखा कि चंद जजेस की लाइन कुछ और थी और बाज़ जजेस की लाइन कुछ और थी, और 8-7 का फैसला यानी कि 8 वोट ज़्यादा और इस फैसले के हक में होंगे जिसके तहत अपील मिलेगी, और कुछ लोग जो हैं सेहतयाब भी हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाएंगे और उनको उनका हक मिल जाएगा, राइट ऑफ अपील। नो डाउट ये हक मिलना चाहिए।
हम कहते थे कि काजी फायज ईसा जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो लोगों को अगवा होता हुआ नहीं देखना चाहते बलोचियों को। कोयटा के अंदर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने बड़ी आंखें दिखाई आईएसआई को, फलान लोगों को। जब तक नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ थे इस्टेब्लिशमेंट के, तब तक काजी फायज ईसा भी उनके खिलाफ थे। फिर जब ये हवा पलटी और चीज़ें हुई तो आज काजी फायज ईसा से वही सदर पाकिस्तान जो हैं वो हल्फ ले रहे हैं जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था और जिसके ऊपर इमरान खान ने खुद को समझा और गिल्टी फील किया कि मुझसे वो गलत काम जो था उस वक्त के जो अपने काजी फायज ईसा हैं, सॉरी उमर अताब बंदयाल हैं और जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उन्होंने करवाया था। इसी मौजू के ऊपर मैं जो है वो बात करना चाहूँगा सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट हैं उनसे कि वो ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपको अभी से चाह रहा हूँ कि अपने एपिसोड के अंदर आपका सीनियर कानूनदान होते हुए, चूँकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपसे बातचीत करूँ। सरदार अब्दुल राज़िक साहब, आज जो पूरी कौम को बराह रास्त दिखाया गया कि किस तरह से बहस हुई, समाअत हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, तो एज ए कानूनदान आपको क्या लगता है कि ये फैसला किस नौयत का आएगा और इसके ऊपर जो समाअत हुई, जो कौम ने देखा, क्या राय है आपकी? देखिए, फैसला क्या होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। लेकिन एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, जो बज़ाहिर हमने भी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को देखा था, जो हमने इसको एग्जामिन किया और जिस माहौल में और जिस वक्त में ये पास किया गया, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये नजर आ रहा था कि ये कुछ 2-4 आदमियों के बेनिफिट के लिए ये कानून साजी की जा रही है। और दूसरा, ये कानून साजी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कि 3 रुकनी बेंच का फैसला था, 5 रुकनी बेंच का फैसला था, जिसमें उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने की हदायत की थी, तो उस फैसले को अनडू करने के लिए एक जवाज और एक तरीकाकार और एक डिवाइस ढूंढी जा रही थी, जिसके लिए कानून बनाया गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को एक फायदा देने के लिए, जहांगीर तरीन शायद उनकी कंसिडरेशन में थे या नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ बार-तौर उनकी कंसिडरेशन में थे कि उनको चूंकि जो पहले सजा हुई थी उसको अब एक बार फिर एक काफी डिले के बाद 2017 के फैसले को 2023 में आगे 6 साल के बाद उनको राइट ऑफ अपील दिया जाए, जैसा कि माजी में भी परवेज मुशर्रफ के दौर में जब उनको सजा हुई थी और वो नाअहल हो गए थे, तो चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार की बहाली के बाद एक 8.5 साल का डिले कंडोन करके उनको अब दोबारा अपील का राइट दिया गया था। तो ये नवाज शरीफ स्पेसिफिक था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट करने की एक कोशिश थी। तो इस सारी चीज को अब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को देखना है। इससे पहले एक फैसला आ चुका है जो दूसरा इसके बिल्कुल आइडेंटिकल एक लॉ पास किया था इसी पार्लियामेंट ने, इसी असेंबली ने, जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुई है। उन्होंने फैसला किया था इसी तरह का मिलता जुलता इसकी एक अमेंडेड लॉ था, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको सेट असाइड और अल्ट्रा वायरीज कर दिया था। अब फुल कोर्ट बैठा है, ऑब्वियसली फुल कोर्ट के ऊपर वो फैसला बाइंडिंग नहीं है, ये खुद देख सकते हैं, लेकिन बजाय जो चीज नजर आ रही है ये चीज सुप्रीम कोर्ट को देखना होगी और कि ये कोई कानून किसी अच्छी नीयत से नहीं बनाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की जो अंदरूनी प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर मुदाखलत करने के लिए बनाया गया है। जो राइट ऑफ अपील है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक अरसे से कानून के शोबे में ये सवाल उभरता रहा है कि जो डायरेक्ट जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एक राइट ऑफ अपील विद इन सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ थोड़ा सा अमेंडमेंट है। अच्छा, वो फिर से अमेंडमेंट होनी चाहिए। मैं 2 सवालात पूछना चाहूँगा। एक तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो 90 रोज़ में इंतखाबात वाली बात है, इसके ऊपर भी ये फैसला जो आएगा या जो बहस हुई है असरअंदाज होगी, और प्लस क्या अदालत, क्या जजेस जो हैं वो अपने इख्तियारात को वापस करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट को? देखिए, आइन में पार्लियामेंट के इख्तियारात भी बिल्कुल वाज़ेह हैं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात भी वाज़ेह हैं। ये कोई पार्लियामेंट के इख्तियार में मदाखलत करने की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि कोई भी कानून अगर आइन के बुनियादी ढांचे के या आइन के किसी भी प्रोविजन के या फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ राइट सुप्रीम कोर्ट को, ये कोई मदाखलत नहीं है। और अदालत जो है वो
सुप्रीम कोर्ट महाफिज है आईने पाकिस्तान की, ऐसा ही है? सुप्रीम कोर्ट आईने पाकिस्तान की महाफिज है और अपनी आजादी की भी महाफिज है। उनको अपनी आजादी को भी बरकरार रखना है कि उनके आजादी में, उनकी प्रोसीडिंग्स में, उनके इंटरनल मामलात में अगर कोई एग्जेक्टिव मुदाखलत करना चाहती है तो उसको भी रोकना है। अब अगरचे ये 90 रोज का वाली बात तो वो तकरीबन अब खत्म हो गई है पिछली लेकिन उस वक्त चूंकि इंटेंशन यही थी। आज वो इंटेंशन शायद इस वक्त तो सूरत हाल बदल गई है, लेकिन उस वक्त जब ये लॉ पास किया गया था उस वक्त इंटेंशन यही थी। तो अब आपको अगर मैं बरतानिया से बैठ के ये कहूँ कि जो इन कैमरा सेशन हुआ पूरी कौम ने देखा, इसी अदालत ने कहा था कि आइंदा तमाम फैसले उर्दू में लिखे जाएं, और मैंने आज जजों को अमेरिकन एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में और आयरिश एक्सेंट में और देसी अंग्रेज़ी एक्सेंट के अंदर बात करते देखा। तो आपको कैसा लगा कि पाकिस्तान के जजेस ही अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं जबकि कौम की तो ये कौमी ज़ुबान ही नहीं है? असल में ये एक डिबेटेबल सवाल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जरूर मौजूद है कि ये उर्दू में प्रोसीडिंग करें, फैसले उर्दू में लिखें, लेकिन चूंकि लॉ बुनियादी तौर पर इंग्लिश में है तो उसको आप कन्वर्ट करना इतना कोई आसान नहीं है। इंग्लिश में होने के में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो उर्दू में भी बात की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स चूंकि सारी दुनिया देख रही है तो इसको बाहर तौर इंग्लिश में होने में कोई बात नहीं है मेरी नजर में। तो जो जजों का और वकीलों का आज ब्लड प्रेशर हाई देखा और जिस तरह से डिक्टेट किया जा रहा था, मैंने बरतानवी अदालतों के अंदर बास केसों को सामना किया है। यहाँ तो जज के सामने वकील या जज के सामने मुद्दई पेश हो तो पता चलता है बाप बेटे से बात कर रहा है। हमारी अदालतों को मैंने बतौर सहाफ़ी पहली मरतबा ज़िंदगी में बहस करते हुए देखा, तो एज ए कश्मीरी नज़ाद बरतानवी नेशनल होते हुए मैं देखूं तो हमें तो इन रवैयों के ऊपर दुख और अफसोस हुआ। क्या ऐसा ही होता है आम हालत में भी अदालतों के अंदर? देखिए, अदालतों में जो वकला और जजेस के दरमियान बहस तमीज सवालात जवाबात होते हैं, लेकिन कोई आमतौर पर तलखी का माहौल नहीं होता। और एक अच्छे माहौल में, एक पीसफुल माहौल में, एक हारमोनियस माहौल में बहस होती है और केस की हियरिंग होती है। तो ऐसे हालात में जब नए चीफ जस्टिस आ गए, वो आपके बकौल के कुछ लोगों को इस अमेंडमेंट से फ़ायदा होगा, इस नए कानून से, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजिंग बिल था, तो राइट ऑफ अपील भी आप समझते होना चाहिए, और प्लस आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, तो तजाद कहाँ पे है फिर? तजाद ये है कि राइट ऑफ अपील तो इसमें सिंपल नहीं है। राइट ऑफ अपील इसमें एक तो राइट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें अगर कोई अपील की राइट देना है। दूसरा यह है कि इसमें कहा गया है कि अब राइट ऑफ अपील आज आप दे रहे हैं तो जो पिछले आज से 8 साल पहले या 6 साल पहले या 5 साल पहले फैसले हुए थे तो उनको आप रीओपन करने की जो साथ आपने उसमें लगा दी है वो नहीं होनी चाहिए थी। आज से अगर राइट ऑफ अपील दे रहे हैं तो आज के बाद से राइट ऑफ अपील होना चाहिए। तो इसलिए ये इसमें गलती है कि वो सिर्फ चूंकि पर्सन स्पेसिफिक था तो उस आदमी को या उन 2-4 आदमियों को फायदा देने के लिए उसकी जो डेट रखी गई है जहां से वो एप्लीकेबल होगा वो माजी में है, वो यानी उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। ठीक है, एज ए सहाफ़ी में बरतानिया से बैठ के, इंग्लिस्तान से बैठ के आपको बता दूं, आपको बतौर कानूनदान समझते हुए कि आज जो बहस हुई है, जो 15 जजेस थे, उसका जो फैसला आएगा वो वही फैसला होगा 8-7 का, और 8 जजेस ये कहेंगे कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय होगी? फैसले से कबल फैसला बता रहे हैं आप? ये तो आप साफी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं और आपके पास ये पूरा इख्तियार है कि आप अपनी प्रेडिक्ट करें, लेकिन मैं चूंकि एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से उसके बारे में पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन आपकी बात में मुझे काफी वजन नजर आ रहा है। ठीक, अगर आप सरदार राज़िक एडवोकेट साहब महसूस कर सकते हैं, आपकी महसूस करने की हिस्स काम कर रही है, आपके अंदर जज्बात हैं, आपके पास इख्तियार है, आप कानूनदान हैं, तो मियाँ उबैद फ़ारूक जो हैं लाहौर से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार हुए और इनका बच्चा जिसको हरासा किया गया, जो सिसकियाँ भरते भरते अस्पताल में था, बाप के गम में, जुदाई में दुनिया से चला गया, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, हम जहाँ पे कोशिश अपनी तरफ से करते हैं जो भी हम कर सकें, लेकिन ये वाकई ये जो 9 मई के वाकयात के बाद मैं कहता हूँ कि 9 मई के वाकयात बिल्कुल काबिल मज़म्मत थे। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये इस 9 मई के वाकयात की आड़ में जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस तरह की लॉलेसनेस है, जिस तरह की
आइन और कानून के साथ मजाक किया जा रहा है, जिस तरह के अदालतों के फैसलों को की धज्जियां बखेरी जा रही हैं और जिस तरह लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज्यादती है, इसकी किसी तौर पर इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही है, पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो बदनाम हो रहे हैं, उनके ऊपर हर्फ आ रहा है कि एक शरीफ शहरियों को, मासूम लोगों को, कई लोग बेगुनाह पकड़े गए, जो पकड़े गए उनको भी जो कानून के मुताबिक सजा जरूर दें, लेकिन ये तो नहीं हो सकती कि एक आदमी अगर कोई थोड़ी सी गलती करता है तो आप उसको सजा मौत दे दें। तो ये वाकई 9 मई के वाकयात के बाद जो है हमारे यहाँ इंतकामी कार्रवाइयों की और लॉलेसनेस की और हाई हैंडेडनेस जो है वो अपने अरूज पे है। सरदार साहब, मियां उबैद फारूक का बेटा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहता रहा कि इसका नोटिस लीजिए, मुझे बाप से मिलने दीजिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून और आइन और यहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने बेरहम हो चुके हैं कि एक बेटे को बाप से न मिलने दिया और वो दुनिया से चला गया। और क्या काजी फायज ईसा को इसके ऊपर सो मोटो ले सकते हैं और किसी को लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो राइट टू लाइफ है और राइट टू लिबर्टी है, ये फंडामेंटल राइट्स में सबसे आला तरीन राइट है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वो कस्टोडियन है लोगों के फंडामेंटल राइट्स की। तो अगर इस तरह का जुल्म कहीं हुआ है और होता है और बिल्कुल हुआ है तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार राज़िक एडवोकेट साहब आपके वक्त का। नाजरीन, आपने पूरी कहानी सुनी। आज की बहस का फ़ायदा किसको देना चाहते थे, क्या होना चाहिए था, लेकिन आज की सबसे भयानक खबर यह है कि मियां उबैद फारूक का बेटा बाप के गम में, जुदाई में इस दुनिया से चला गया और इस रियासत ने, इस निज़ाम ने बेटे को बाप से नहीं मिलने दिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।